तो फाइनल ईयर का सिलेबस में 5 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे शैल तंत्र को या शैल विज्ञान को, जो 2 पेपर होते हैं और 2 पार्ट्स में बुक हम लोगों की है। तो हम लोग वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे पहले शैल विज्ञान की। तो कौन सी बुक पढ़ेंगे? तो आशीष पारिक वाली आप लोग लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये सिलेबस है, उस सिलेबस का पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो पेपर फर्स्ट का जो पॉइंट फर्स्ट है पार्ट ए का, उसमें डिफिनीशन ऑफ शैल और शैल तंत्र की डिफिनीशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और फिर इंट्रोडक्शन शैल तंत्र शैल का क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं, बाद में आपको बताऊंगा मैं जब सिलेबस का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये जानिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, और मैंने बुक्स का इंडेक्स भी लगाया है आपके लिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो बुक के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है शैल तंत्र, उसकी परिभाषा, उसका परिचय। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब लॉन्ग के अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे, इसमें सारी चीज़ें, इसका हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शैल तंत्र की परिभाषा एवं परिचय, फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम बुक में आपको मार्किंग करवाएंगे और बुक से ही पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को नोट्स बनाना होगा वो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते जाएंगे। बाकी मैंने नोट्स आपके लिए बनाया है, नीचे मैं समझाऊंगा कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि अखिल विश्व के मनीषियों ने स्वीकार किया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है तथा उनमें रोग, कीटाणु, औषधि एवं मंत्रों का वर्णन उपलब्ध है। अतः महर्षि चरक सुश्रुत आचार्यों ने अथर्ववेद को आयुर्वेद का उपांग माना है। तो इसमें आपको याद करने योग्य एक ही पॉइंट है कि आयुर्वेद किसका उपांग है, तो अथर्ववेद का उपांग है। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको लर्न कर लेना है जो मैंने हाईलाइट किया था। देखो फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला पॉइंट आपको हाईलाइट करके याद कर लेना है। तो ये तो आपको पता है कि सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि वेद सबसे पुराना ग्रंथ होता है, कोई याद करने योग्य पॉइंट नहीं है। और उसमें सब कुछ वर्णन मिलता है, चाहे कीटाणु हो, चाहे रोग हो, चाहे औषधियाँ हो, चाहे मंत्र हो, सभी चीज़ों का वर्णन भी उपलब्ध है। और आचार्य महर्षि हुए, सुश्रुत, चरक, इन सब लोगों ने भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग ही माना है। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। बात करते हैं नीचे, उसके लिए परिभाषा के लिए एक श्लोका दिया हुआ है, जो आप श्लोका को याद करेंगे। तो जब आप नोट्स बनाएंगे देखिए, तो अब यहाँ से आप एक ही पॉइंट लिखेंगे जो लिखना होगा, आयुर्वेद किसका उपांग है? अथर्ववेद का। वेद क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ होता है, और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। बस ये पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, आपको ये डिफिनेशन याद कर लेनी है। ई खल आयुर्वेदो नाम उपांगम अथर्ववेदस्य स्याद उपद्यो प्रजा श्लोका सस सहस्त्र अध्यायम सा सहस्त्र कृतवान स्वयंभू। इस प्रकार से ये श्लोक आप याद करेंगे। सुश्रुत सूत्र 1/6 का श्लोक है। ये कहता है कि अथर्ववेद आयुर्वेद का उपांग है, और आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं। और जब आदिकाल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी, तभी आयुर्वेद की भी रचना की थी। और उसमें क्या था? तो 1 लक्ष्य मतलब 1 लाख श्लोकों का उसमें लिखा था, और 1000 अध्यायों में उसको कंप्लीट की गई थी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद को किसने लिखा था, तो आप कहोगे ब्रह्मदेव ने, स्वयंभू ने लिखा था। ब्रह्मा, स्वयंभू को ब्रह्मा से यहाँ लिया गया है। ठीक है, ब्रह्मदेव से। ठीक है, इस वाले स्वयंभू से आप समझेंगे ब्रह्मदेव। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ नहीं क्लियर किया, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, एक पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट आपने याद किया कि आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं? तो 8 होते हैं। और आदिकाल में जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी, तभी आयुर्वेद की रचना की थी। और आयुर्वेद में 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों का वर्णन मिलता है। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ आपको ध्यान रखनी। ये वाला पैराग्राफ आप खुद रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आता है आयुर्वेद के 8 अंग। तो देखिए अलग अलग संहिताओं में अलग अलग आयुर्वेद के 8 अंग। जो संहिता है वो अपने अंग को प्रधान मानती है। जैसे कि हम लोग शैल तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, शैल विज्ञान, तो यहाँ पे सर्जरी को भी प्रधान माना गया होगा। तो देखो लिखा है शैल, फिर शालाक्य, फिर काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमारभृत, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण, ये 8 अंग आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू सुश्रुत माने गए हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों में अष्टांग के अकॉर्डिंग अलग होगा और काश्यप के अकॉर्डिंग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो है सुश्रुत सभी का आप एक साथ लिख लेंगे
तो आपको काम देगा। वैसे तो यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ये सबके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना पड़ेगा कौन से आचार्य ने कहाँ पे कौन से पॉइंट को माना है। तो पहली बात करते हैं सुश्रुत वाला कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो याद कर लीजिए ससाका। तो ससाका से आप क्लियर रख पाएंगे सा से शैल तंत्र, फिर सा से शालाक्य तंत्र, फिर का से काय चिकित्सा। बाकी आप धीरे धीरे ध्यान रखेंगे भूत विद्या, कौमार भेद, अगतन, रसायन तंत्र, बाजीकरण और आयुर्वेद के 8। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो कौमार भेद का पूछा जाता है कि कौमार भेद को कौन से आचार्य ने क्या स्थान दिया है। तो मैंने अभी नोट्स में नीचे लिखवाया है आपको चसुआ, ऐसे करके लिखवाता हूं मैं हमेशा, चौसुआ 6521, ठीक है, हारा राजा 1947। तो आपको अभी नोट्स में हम क्लियर करवा देंगे गाय कौमार भेद को कौन सा स्थान कौन से आचार्य ने दिया है। तो इस प्रकार से ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है कौन से आठ अंग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के अवतरण की। तो देखिए जो आयुर्वेद का अवतरण होता है तो सभी को पता है ब्रह्मा से होता है, फिर ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति होता है, फिर उसके नीचे अश्वनी कुमार होता है, फिर उसके नीचे इंद्र होता है। यहीं से सभी लोगों में इंद्र के बाद ही डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जब बात करेंगे तो इंद्र के बाद धन्वंतरी होता है, जबकि चरक में बात जब आप करेंगे तो इंद्र के बाद भरद्वाज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चरक वाला ध्यान रखेंगे, चरक का भार, चरक का भार, तो इस पर प्रकार से आपको याद रहेगा चरक में कौन आता है, भरद्वाज आता है, ठीक है। और आप ऐसे याद रखिए सुश्रुत वाले में, सुश्रुत जो सर्जन होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, धन, तो इसलिए धनवंतरी है। इस प्रकार से आपको ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं कि वेद में आयुर्वेद, मतलब वेदों में आयुर्वेद किस प्रकार से, तो हिस्ट्री की बात हो रही है। तो जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होगा आयुर्वेद का, तो आप इसे यहाँ से पढ़ लेंगे और मैंने नोट्स में भी नीचे प्रोवाइड किया है, जिससे आप एक बार सीख जाएंगे तो कैसे नोट्स लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे। बाकी मैं दूंगा भी। तो वेद में आयुर्वेद मतलब हिस्ट्री की बात हो रही है, तो शैल की हिस्ट्री लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि वेद में वर्णित जो चिकित्सा होती है शैल चिकित्सा में सर्वाधिक निपुण कौन है, तो अश्वनी कुमार हैं, तो उनका वर्णन प्राप्त होता है। और देवताओं पर भी चिकित्सा इन्होंने की है, वो भी कहाँ वर्णन मिलता है, तो वेदों में ही मिलता है। तो इन्होंने सबसे पहले इनके 5 चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद करना है, प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांटेशन, कृत्रिम प्रत्यारोपण मतलब प्रोस्थेसिस, और आपको याद करना है सध्यारोपण मतलब ट्रॉमेटिक वुंड मैनेजमेंट, और नेत्र चिकित्सा मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, और दंत चिकित्सा मतलब डेंटल केयर। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कि प्रत्यारोपण में आप एक स्टोरी में याद रखिए कि अश्वनी कुमार ने जो उनके शिक्षक थे, मतलब उनके टीचर ददीची, उनके कटे हुए सिर को उन्होंने लगाया था। वो कैसे लगाया था, तो सबसे पहले उनका जो कटा हुआ सिर था उस स्थान पे घोड़े का सिर लगा दिया था। घोड़े के स्थान को सिर को फिर पुनः हटाकर उन्होंने उनका सिर फिर से लगा दिया था। तो इससे या तो बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्यारोपण जो है इसमें जो किया गया 2 कर्मों को 2 बार, वो कैसे, तो एक सर कहीं ना कहीं उसको रखा गया होगा, स्टोर किया गया होगा। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कटे सर को कहीं सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कोई विधा रही होगी, उसको विकसित कर लिया था, तभी उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, एक सर को रख के दूसरे सर को फिर से लगाया। तो इस प्रकार से दूसरे अंगों को और भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जैसे कि आंख हुआ, दांत हुआ आदि, सफलतापूर्वक भी प्रत्यारोपण होने लगे हैं। इनका भी वर्णन देखने को मिलता है। तो पहली बात आपको ये याद रहेगी। तो दूसरी बात की बात करते हैं, तो कृत्रिम प्रत्यारोपण में जैसे कि इसमें कहानियां प्रसिद्ध है जो आप ध्यान रखेंगे कि राजा खेल थे, उनकी पत्नी जो थी बिस्लप्पा, उनका टूटा हुआ पैर था, जो उन्होंने अश्वनी कुमार ने उसके स्थान पे पैर के कटे हुए पैर के स्थान पे, टूटे हुए पैर के स्थान पे लोहे का पैर लगा दिया था, ठीक है, प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाया था। तो इन्हें फिर उनको स्वस्थ कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको कि कृत्रिम प्रत्यारोपण में आपने को ध्यान रखना है कि राजा खेल की पत्नी जो थी बिस्लप्पा, उनके कटे हुए पैर थे, जो टूटा हुआ पैर था उसको हटाकर उसके जगह पे लोहे का पैर लगाया गया था, ठीक है। तो दूसरी स्टोरी आपको ये याद रहेगी। बाकी आगे बात करते हैं, तो सध्यारोपण मतलब ट्रॉमेटिक वुंड क्या होता है, तो यहाँ पे सभी प्रकार के वर्ण की चिकित्सा अश्वनी कुमार ने किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, स्याव हुआ, ऋषि श्रोण, यज्ञ इत्यादि में भिन्न भिन्न जो वर्ण होते हैं उनकी भी चिकित्सा यहाँ पे की गई है और स्वस्थ किया गया है। और सध्यो वर्ण की भी चिकित्सा साथ साथ उन्होंने आत्री ऋषि के दग्ध वर्णों की भी चिकित्सा की है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ना ध्यान रख पाइए तो इतना ध्यान रखिए, सद्धो वर्ण की चिकित्सा मतलब किसी भी प्रकार का वर्ण हो उसकी चिकित्सा की गई है। और स्याव
ऋषि श्रोण और यज्ञ इत्यादि के भिन्न भिन्न वर्णों की चिकित्सा की गई है। साथ में अत्रि ऋषि के दग्ध वर्णों की चिकित्सा की गई है। ठीक है, इतनी तो बात आपको ध्यान रखनी ही चाहिए। बात करते हैं नेत्र चिकित्सा की, तो इसमें कच्छीवान एवं रिजासो के अंधेपन का और भंग के विदीर्ण नेत्रों को भी ठीक किया गया था। ठीक है, और दंत चिकित्सा डेंटल केयर की बात करें तो पूषण के टूटे हुए दांतों को पुनः ठीक किया गया था। तो इस प्रकार से ये 5 हेडिंग आपको याद रहेंगे। क्या? प्रत्यारोपण, कृत्रिम प्रत्यारोपण, सद्रोवण, नेत्र चिकित्सा और दंत चिकित्सा। ये 5 पॉइंट आपको हिस्ट्री में डाल के एक्सप्लेन करना होगा, तो इसलिए आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ कुछ नहीं है, इतना आप रीड करेंगे। और यहाँ से देखिए तो अश्विनी कुमार जो थे, अश्विनी कुमार से प्राप्त ज्ञान तो जो धन्वंतरि को मिला, और धन्वंतरि ने अपने अल्प बुद्धि वाले शिष्यों को संक्षिप्त में दिया था, जिसमें जो उनके शिष्य से 7 प्रमुख शिष्य थे: औपधेनो, औरभ, वैतरण, पौष्कलावत, करवीर, गोपरक्षित और सुश्रुत। तो ये आपको 7 नाम ध्यान रखने हैं। कैसे ध्यान रखना है तो आपको नीचे मैं अभी बता दूंगा एक स्टोरी फॉर्म में कैसे आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कि यहाँ पे अपने अपने योग्यता के अनुसार सभी ने अपनी अपनी रचना की थी, जिसमें सुश्रुत शैल्य प्रधान थे, इसलिए सुश्रुत संहिता की रचना की थी। और देखिए जो ये 4 मेनली 4 तंत्र शेष है, औपधेनो वाले, औरभ और सुश्रुत और पौष्कलावत, यही 4 तंत्र जो होते हैं जिसमें सभी शैल्य तंत्रों का मूल माने जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे इतनी ही बातें करनी थी। इतनी बातें मैंने आपको बुक से पढ़ा दी, मार्क करवा दिया। साथ में कैसे आपको नोट्स बनाते चलना है तो एक बार समझाऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे। तो देखिए, जब सबसे पहले पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था बुक में तो बहुत सारा लिखा था, तो वहाँ पे पहली हेडिंग आपको यही डालनी है कि परिभाषा वाला जब आप डालेंगे तो वहाँ पे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। शैल्य तंत्र की परिभाषा परिचय में पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ होता है, नोट्स जब बनाएंगे। दूसरा, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। ये 2 पॉइंट से आप इसको खत्म करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आयुर्वेद किसका? अथर्ववेद का उपांग है। इतनी बार मैंने बोल दिया, ऑलरेडी आपको याद हो गए। और देखिए फिर इसके बाद ये श्लोका जो है आपको याद ही कर लेना है। कौन सा? ई खलु आयुर्वेदो नाम उपांगम अथर्ववेदस स्याद उपद्यो प्रज्ञा श्लोक 17 सहस्त्र अध्यायम सहस्त्र कृतवान स्वयंभू। ठीक है, तो आयुर्वेद किसका उपांग है? तो अथर्ववेद का उपांग है। और दूसरी बात, इसके कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं। आदिकाल में जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी तभी आयुर्वेद के रचना की थी। उसमें 1 लक्ष्य मतलब 1 लाख श्लोकों का और 1000 अध्यायों का वर्णन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आयुर्वेद के 8 अंग की। तो सभी आचार्यों ने आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, सबके ऑर्डर अलग है। इसका ऑर्डर मैंने आपको याद करने का सुश्रुत वाला तरीका बताया। सशाखा से आप याद करेंगे, सा से शैल तंत्र, सा से शालाक्य तंत्र और का से काय चिकित्सा। फिर भूत विद्या, कौमारभेद, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण तंत्र, और यही 8 अंग होते हैं। ठीक है, तो कौमारभेद वाला स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौमारभेद को कौन सा स्थान कौन से आचार्य ने दिया है। तो आप याद कर लीजिए, कौमारभेद के लिए चसुआ 6521, हारा राजा 1947। तो ये आप लाइन अगर याद करेंगे तो आपके हमेशा हमेशा पीजी एंट्रेंस के हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके सही होते जाएंगे। जैसा कि चसुआ चा से चरक हो गया, 6वां स्थान दिया गया है। सुश्रुत ने 5वां स्थान दिया गया। आप गिन भी लेंगे 1 2 3 and 4 and 5, तो 5 पर स्थान दिया गया है। ठीक है, वाग्भट ने 2रा स्थान, जो कौमार को कासिब ने 1ला स्थान दिया है। ठीक है, हारा मतलब हारित ने 4था स्थान दिया है, और राजा से राजनिघंटु ने 7वां स्थान दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रहेगा। देखिए उसके बाद जो मैंने अभी आप बताया तो वही क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। आयुर्वेद किसने लिखा है, रचना किसने की है, तो आपको पता है ब्रह्मा ने की है, भगवान स्वयंभू ने किया है। आयुर्वेद किसका उपांग है, आपको याद हो चुका है, अथर्ववेद का उपांग है। आयुर्वेद में कितने श्लोक कितने अध्यायों का वर्णन किया है, तो आयुर्वेद में 1 लाख श्लोकों का और 1000 अध्यायों का वर्णन मिलता है। और सुश्रुत ने कौमारभेद को कौन सा स्थान दिया, तो आपने अभी याद किया, चसुआ, चा सुआ। तो देखो 6521। ठीक है, तो देखो चरक 6वां और सुश्रुत 5वां स्थान। ठीक है, 5वां स्थान। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर है। आयुर्वेद का अवतरण तो आपको भी समझाया था, फिर से देखो नोट्स फॉर्म में कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूँ। तो आयुर्वेद का अवतरण सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारी सब में सेम होता है। बस चरक का लिखेंगे तो चरक में भरद्वाज आ जाते हैं, धनवंत, और इसमें इंद्र के बाद धनवंतरी और सुश्रुत आदि आ जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 7 शिष्य होते हैं, जो अभी आपको नाम बताऊंगा, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखो हिस्ट्री कैसे लिखोगे वेदों में आयुर्वेद, तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है नोट्स फॉर्म में, बाकी बुक में आपको मार्क करवा दिया था। वेद आयुर्वेद मतलब वेद में आयुर्वेद बताया गया है, ठीक है। और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग होता है। आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें धन्वंतरी, संप्रदाय, सुश्रुत ने सर्वप्रथम शैल को रखा है। अभी आपने देखा था ससाका से, तो सा का तो आपका सा से शैल हो गया, सालाक हो गया, काय चिकित्सा हो गया, फिर भूत विद्या था, फिर कौमार वृत्त। तो इस प्रकार से आपको याद है। अश्विनी कुमार ने देवताओं की चिकित्सा वर्णन किया है, ठीक है, ठीक है। और इसमें चमत्कारी चिकित्सा बताई है, जैसे कि जो वेदों में उसका वर्णन प्राप्त था, वो चमत्कारी चिकित्सा जैसे क्या हुई, तो प्रत्यारोपण प्लांटेशन हुआ, कृत्रिम प्रत्यारोपण हुआ, सद्योमूढ़ चिकित्सा हुई, ठीक है, और नेत्र चिकित्सा हुई और दंत चिकित्सा हुई। अभी इसके बारे में सारा बुक में मैंने बता दिया था, थोड़ा सा यहाँ नोट्स में लिखा है, फिर से मैं आपको बता दूंगा, रिवाइज हो रहा है समझो। तो प्रत्यारोपण मतलब प्लांटेशन किसका किया गया था, तो अश्विनी कुमार ने अपने जो शिक्षक थे दधीची, उनके कटे हुए सिर को उसके स्थान पर घोड़े का सिर लगा दिया था, फिर से घोड़े का सिर हटाकर उनका पुराना सिर लगा दिया गया था, ठीक है। कृत्रिम प्रत्यारोपण में कि जो एक प्रसिद्ध कहानी है कि राजा जो खेल थे, उनकी पत्नी जो बिस्पल्ला थी, उनके टूटे हुए पैर को अश्विनी कुमार ने उनके स्थान पर लोहे का पैर लगा दिया था, जो प्रोस्थेटिक लिम्ब कहा जाता है। और सद्योवर्ण चिकित्सा में सभी प्रकार के वर्णों की चिकित्सा की गई है। और नेत्र चिकित्सा में कच्छीवान और रिजासो के अंधेपन एवं भंग के विदीर्ण के नेत्रों की भी ठीक किया गया था। दंत चिकित्सा में पूषण के टूटे हुए दांतों का वर्णन कि मिलता है, ठीक है, ठीक किया गया था। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि पूषण के टूटे हुए दांतों का ठीक किसने किया था, तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे किसने किया था, अश्विनी कुमार ने किया था, ठीक है। बात करते हैं अश्विनी कुमार से प्राप्त जो ज्ञान था, वो धन्वंतरी के अल्प बुद्धि वाले शास्त्रों में संक्षिप्त अपने अपने मतलब अपने शिष्यों को, जिसने निम्न 7 शिष्यों को दिया था, मतलब जो ज्ञान अश्विनी कुमार से धन्वंतरी जी ने प्राप्त किया था, उन्होंने अपने अल्प बुद्धि वाले शिष्यों को 7 शिष्य थे उनको दिया था। कौन थे, उपधेनु था, औरभ्य था, वैतरण था, पौष कलावत था, करवीर था, गोपरुच्छित था और सुश्रुत था। इस प्रकार से 7 शिष्य से इनको याद कर लेना है। मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उस फॉर्म में आप याद रखेंगे तो इजिली आपको याद रहेगा। वो स्टोरी ये है कि गाय, जैसे गौ थी जो, वो पानी में ओप ओप करके डूब रही थी। एक गाय थी जो पानी में डूब रही थी, तो क्या कर रही थी, ओप ओप कर रही थी। और उसको फिर अपने कर मतलब होता है हाथ, तो हाथ से मतलब कर से बचाया। किसने बचाया, वैसु ने बचाया, या वैसु ने बचाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सातों याद रहेगा। देखो, गौ से आपका गोपरच्छित याद हो जाएगा, ऑप से आपको ऑपधेनु याद हो जाएगा, एक से ऑप से कैसे औरभ्य और पौष कलावत याद हो जाएगा, कर से आपका करवीर याद हो जाएगा, और वासु से आपका वय से वैतरण, और सु से सुश्रुत याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 चीज आपको इसी स्टोरी फॉर्म में याद रहेंगे। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन पोर्शन था, और मैंने नोट्स और बुक दोनों फॉर्म में बताया पढ़ाया, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। आगे से मैं चीज़ें दोनों साथ में करूँगा, ये एक चीज़ करवाऊँगा, वो देखा जाएगा। बट ये सारा जो मैंने पीडीएफ बनाया था, ये लाइव क्लासेस जो चलती हैं गूगल मीट पे, उसके अकॉर्डिंग था। तो ये रिकॉर्डिंग लेक्चर के हिसाब से मैंने बना दिया है डेमो क्लास के लिए। बाकी गूगल मीट पे चलती है, तो आप कमेंट कीजिएगा, जिन्हें क्लास करनी होगी तो उन्हें क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। बैच 2 अभी तक रन हो रहे हैं, और आज 25 फरवरी मतलब 25 जनवरी से दूसरा बैच भी रन हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे, कई सारे बैच चलते रहे तो आप लोग को किसी बैच में ऐड नहीं, 2-3 बच्चे 4 बच्चे हो जाएंगे, फिर एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा।